रात का समय था। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली की हलचल तेज हो चुकी थी। गर्म हवा में पंडाल के फड़फड़ाते पर्दे और मंच तक पहुंचने की होड़ में उमड़ा भीड़ का उत्साह एक अनकहे तनाव को छुपा रहा था। राजीव गांधी सफेद कुर्ता पायजामा में हल्की मुस्कान के साथ भीड़ के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी आदत थी हर किसी से हाथ मिलाना, फूल स्वीकार करना और जनता के बीच जाकर उनके साथ जुड़ना। उसी भीड़ में एक लड़की भी थी, धनु। एक साधारण सी साड़ी में, माथे पर चंदन और हाथों में माला। बाहर से बिल्कुल सामान्य, भीतर से मौत का वेश। धनु धीरे धीरे सुरक्षा घेरों को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। सब इंस्पेक्टर अनुसुलिया, जो भीड़ में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे थे, कुछ कदमों के लिए धनु के रास्ते में आईं, लेकिन धनु ने विनम्र मुस्कान और माला लहराते हुए खुद को एक साधारण समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया। ये वही क्षण था जहां इतिहास एक अदृश्य रेखा पर रुककर इंतजार कर रहा था। जैसे ही धनु राजीव गांधी के निकट पहुंची, उसने झुककर उनके पैरों को छुआ। भारत में सम्मान का एक पारंपरिक संकेत, पर आज मौत का संकेत। राजीव ने उसकी ओर झुककर मुस्कुराया और एक तेज चकाचौंध कर देने वाली चमक, फिर एक गूंज, धमाका, इतना प्रचंड कि आसपास के लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। फूलों की माला, कैमरों के टुकड़े और शरीर के अवशेष, सब कुछ हवा में तैर रहा था। धूल बैठने पर वहां सिर्फ अराजकता, चीखें, खून और इतिहास की सबसे त्रासद घटनाओं में से एक का मंजर बचा था। ये उस समय की कहानी है जब देश एक ऐसे नेता की ओर देख रहा था जिसने राजनीति में आने का कभी सपना भी नहीं देखा था। राजीव गांधी, जो अपने पेशे से एक एयरलाइन पायलट थे, शांत और निजी जीवन जीने वाले इंसान, वे सत्ता की भीड़भाड़ से दूर रहना पसंद करते थे। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, पूरा राष्ट्र जैसे एक ही पल में हिल गया। शोक के बीच एक युवा चेहरा अचानक एक बड़े देश की उम्मीद बनकर उभरा। जनता ने उन्हें सिर्फ इंदिरा का बेटा नहीं बताया, बल्कि भारत का अगला नेतृत्व सौंप दिया। राजीव गांधी ने राजनीति में कदम उस मजबूरी से रखा, पर उनका दृष्टिकोण किसी अनुभवी प्रशासक से भी अधिक आधुनिक था। वे भारत को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहते थे जहां तकनीक सिर्फ मशीनों का नाम न हो, बल्कि एक नई सोच की नींव बने। उनके कार्यकाल में कंप्यूटर और दूरसंचार का प्रसार शुरू हुआ, एक ऐसा कदम जिसे कई लोगों ने विरोध भी किया, पर राजीव का विश्वास अडिग था कि भारत को भविष्य में ले जाने के लिए यह परिवर्तन अनिवार्य है। उन्होंने प्रशासनिक प्रणाली को सुगम, तेज और साफ बनाने के प्रयास किए। उनके सुधारों ने भारतीय नौकरशाही ढांचे में पहली बार गति और तकनीकी समझ पैदा की। सिर्फ तकनीक ही नहीं, शांति भी उनकी राजनीति का मूल था। पंजाब जल रहा था, हिंसा, उग्रवाद और भय ने राज्य को जकड़ रखा था। ऐसे समय में उन्होंने राजीव लोंगोवाल समझौते से एक नई उम्मीद जगाई, जिसकी मदद से पंजाब में पुनर्स्थापन और शांति की दिशा खुली। उसी तरह असम में भी लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन, घुसपैठ और पहचान संबंधी तनाव को कम करने के लिए उन्होंने असम समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये कदम सिर्फ एक राजनीतिक समाधान नहीं था, ये लोगों के बीच विश्वास बहाल करने का प्रयास था जो दशकों से संघर्ष में जी रहे थे। इन शुरुआती वर्षों में देश ने एक ऐसे नेता को देखा जो युवा था, पर उसकी सोच उससे भी अधिक युवा और आधुनिक थी। उसका उद्देश्य केवल सत्ता चलाना नहीं था, वो एक नया भारत गढ़ना चाहता था, जिसमें तकनीक हो, गति हो और सबसे बढ़कर शांति हो। लेकिन राजनीति की राह कभी सीधी नहीं होती। आने वाले वर्षों में उनके फैसलों के अप्रत्याशित परिणाम सामने आने वाले थे, जो धीरे धीरे उनकी नियति को उस मोड़ पर ले जा रहे थे जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। श्रीलंका की कहानी एक शांत द्वीप से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक ऐसा तूफान उठता है जिसने पूरे उपमहाद्वीप को हिला दिया। आजादी के बाद सिंहली बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक दोनों समुदाय एक ही देश में रहते तो थे, लेकिन उनका इतिहास, भाषा और सामाजिक पहचान अलग अलग दिशाओं में खिंचती चली गई। यही दूरी समय के साथ तनाव बनी और फिर संघर्ष। 1956 में आया सिंघला ओनली एक्ट उस तनाव को भड़काने वाली पहली चिंगारी था। तमिलों से उनकी भाषा का अधिकार जैसे छीन लिया गया था। सरकारी दफ्तरों में काम करने का अवसर घटा, शिक्षा तक पहुंच मुश्किल हुई और एक पूरी युवा पीढ़ी के सामने अचानक दीवार खड़ी हो गई। वे खुद को अपने ही देश में पराया महसूस करने लगे। और ये पीड़ा सिर्फ शब्दों में नहीं रही,
सालों तक छिटपुट हिंसा, जातीय हमले और राजनीतिक भेदभाव तमिल इलाकों को जला रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में एक युवक सामने आया, साइलेंट, अनुशासित और असाधारण रूप से कठोर इरादों वाला। उसका नाम था वेलुपिल्लई प्रभाकरन। उसके भीतर तमिलों के खोए अधिकार को वापस लाने की आग थी और वो समझ चुका था कि अब संघर्ष राजनीतिक मंचों पर नहीं बल्कि हथियारों की जुबान में लड़ा जाएगा। प्रभाकरन धीरे धीरे युवाओं को संगठित करने लगा, गुरिल्ला युद्ध की तकनीकें सीखी और अपने छोटे से समूह को एक अत्यंत अनुशासित लड़ाकू दस्ते के रूप में बदल दिया। 1976 में यह दस्ता एक नाम लेता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम या LTTE। इसके साथ तमिल संघर्ष का चेहरा अचानक बदल जाता है। यह कोई साधारण विद्रोही संगठन नहीं था, यह एक ऐसी मशीन थी जिसमें हर सदस्य अपने उद्देश्य के लिए जान देने को तैयार था। प्रभाकरन का नियंत्रण पूर्ण था और उसकी रणनीतियां बेहद सूक्ष्म, संयोजित और अक्सर निर्मम। तमिल इलाकों में LTTE धीरे धीरे सबसे ताकतवर शक्ति बन गया। स्कूल के छात्र, बेरोजगार युवा, घर उजड़ चुके परिवार, सब इस आंदोलन में ऐसे जुड़ते गए जैसे उन्हें सिर्फ यही मार्ग बचा हो। श्रीलंकाई सेना और सरकार के कठोर दमन ने इस आग को और हवा दी और देखते ही देखते संघर्ष सिविल वॉर में बदल गया। एक ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन कभी खुलकर सामने नहीं दिखता, लेकिन हर मोड़ पर हमला करता है। इस युद्ध ने श्रीलंका के भूगोल को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी घायल किया। गांव जलाए गए, बच्चों ने हथियार उठाए और लोग अपने ही देश में सुरक्षित स्थान ढूंढते फिरते रहे। हर गुजरते साल के साथ LTTE और प्रभाकरन की शक्ति बढ़ती गई। तमिल क्षेत्रों को उसने अपनी एक समानांतर सत्ता में बदल दिया, जहां उसके आदेश कानून थे और उसका शब्द अंतिम सच। यहीं से वो रास्ता शुरू हुआ जो बाद में भारत तक पहुंचा, राजनीति की बड़ी बड़ी टेबलों को हिलाया और अंततः एक ऐसे नेता की जिंदगी को छूने वाला था जिसका श्रीलंका के इस युद्ध से नाता सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक त्रासदी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। 1987 का वो समय था जब भारत और श्रीलंका के बीच तनाव केवल कूटनीति की मेजों तक सीमित नहीं था। समुद्र के उस पार एक पूरी आबादी संघर्ष में झुलस रही थी और भारत उस आग को फैलते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। तमिल शरणार्थियों की लहरें भारतीय तटों पर पहुंच रही थीं और उधर श्रीलंका में हिंसा अपने चरम पर थी। इन्हीं हालातों में राजीव गांधी ने एक कदम उठाने का फैसला किया जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल दी। कोलंबो में भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे। कागज पर यह समझौता बेहद उम्मीद भरा दिखाई देता था। तमिल क्षेत्रों को स्वायत्तता, हिंसा का अंत और भारतीय मध्यस्थता से शांति बहाल करने का प्रयास। राजीव गांधी ने इसे भविष्य के लिए एक साहसिक पहल माना। लेकिन श्रीलंका की गलियों में सब कुछ शांत नहीं था। तमिल उग्रवादी, खासकर LTTE, इस समझौते को अपने संघर्ष के लिए विश्वासघात समझ रहे थे। प्रभाकरन को यह डर था कि अगर भारत सरकार सीधे श्रीलंका के साथ खड़ी हो गई तो LTTE का पूरा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। समझौते के दिन कोलंबो की सड़कों पर भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत तो हुआ, पर हवा में अविश्वास तैर रहा था। जैसे ही राजीव गांधी औपचारिक परेड के दौरान आगे बढ़ रहे थे, अचानक एक सिंघली नौसैनिक उनके करीब आया। क्षण भर के लिए किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या करने वाला है। फिर एक झटके में उसने राजीव पर राइफल का बट जोर से दे मारा। पूरा माहौल चकित रह गया। सुरक्षा दल दौड़ पड़े, हमला करने वाला सैनिक काबू में आ गया और राजीव गांधी ने क्षतिग्रस्त होते हुए भी एक संयत मुस्कान के साथ खुद को संभाल लिया। इस छोटी सी घटना ने दुनिया को दिखा दिया था कि आगे की राह कितनी खतरनाक है। समझौते के बाद भारत ने शांति बनाए रखने के लिए अपनी सैन्य टुकड़ी IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजी। ये एक मानवीय मिशन होना था, पर पहुंचते ही हालात बिल्कुल उल्टे हो गए। LTTE जो पहले भारत को अपना समर्थक मानता था, रातों रात भारत का शत्रु बन बैठा। उनके नजर में भारत अब एक बाहरी ताकत थी जो तमिल ईलम के रास्ते में खड़ी थी और यहीं से शुरू हुआ वो युद्ध जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्रीलंका की घनी जंगलों में, दलदली इलाकों में, छोटे छोटे कस्बों में IPKF और LTTE आमने सामने थे। भारतीय सैनिकों का उद्देश्य था शांति स्थापित करना, लेकिन मुकाबले की जमीन पर यह युद्ध धीरे धीरे एक कठिन और दर्दनाक संघर्ष में बदल गया। दोनों ओर से जवान मारे गए, गांव खाली हुए, तमिल नागरिकों में अविश्वास और गुस्सा बढ़ता गया। श्रीलंका के इस युद्ध ने भारत को राजनीतिक और मानवीय दोनों स्तरों पर भारी नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे यह साफ होता गया कि शांति का सपना जिसके लिए समझौता किया गया था अब टूट चुका है। प्रभाकरन के मन में यह धारणा गहरी हो गई कि राजीव गांधी ही LTTE के पतन की सबसे बड़ी वजह है। इस दुश्मनी का बीज वहीं बोया गया था।
1987 से शुरू हुआ वो अध्याय जो अंततः 1991 की उस घातक रात तक पहुंचने वाला था। 1991 का राजनीतिक माहौल बेहद नाजुक था। भारत चुनावों की तैयारी कर रहा था और अगले प्रधानमंत्री का सवाल हवा में तैर रहा था। उधर श्रीलंका में प्रभाकरण एक अलग ही डर में जी रहा था। उसे यकीन था कि अगर राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आ गए तो LTTE को एक बार फिर वही कठोर सैन्य और कूटनीतिक दबाव झेलना पड़ेगा जो IPKF के दिनों में झेलना पड़ा था। उसके लिए ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव का सवाल नहीं था, ये अस्तित्व का प्रश्न था। और इसी डर ने एक ऐसा फैसला जन्म दिया जिसने इतिहास को खून में रंग दिया। प्रभाकरण ने अपने सबसे भरोसेमंद और निर्दयी ऑपरेटिव शिवरासन को बुलाया, एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनते ही पूरे संगठन में सन्नाटा फैल जाता था। वो साफ सुथरा, शांत और बेहद ठंडे दिमाग वाला आयोजक था। प्रभाकरण ने उसे एक ही बात कही, राजीव गांधी को चुनाव तक पहुंचने नहीं देना है। इस एक वाक्य ने आगे कई महीनों की एक गुप्त और खतरनाक साजिश की नींव रख दी। शिवरासन ने भारत में एक भूमिगत नेटवर्क खड़ा किया, संदेश विहीन, परछाइयों में काम करने वाला और अपनी पहचान छुपाने में माहिर। उसने ऐसे लोगों को चुना जो बिना किसी झिझक, बिना सवाल किए मिशन के लिए जान देने को तैयार थे। मुरुगन लॉजिस्टिक्स संभालने लगा, रहने की व्यवस्था, संपर्क, गुप्त ठिकाने। अरीवुड टेक्निकल पक्ष में था, संचार, छुपी हुई मशीनरी और उस उपकरण से जुड़े सारे काम जिन्हें गुप्त रखना अनिवार्य था। और फिर आई एक लड़की, धनु, शांत चेहरे वाली, साधारण दिखने वाली, लेकिन अपनी आस्था और ब्रेन वॉश की वजह से मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित। धनु को धीरे धीरे भारत के राजनीतिक कार्यक्रमों, नेताओं की रैलियों और सामान्य भीड़ के व्यवहार से परिचित कराया गया। यह सब उसे उस अंतिम घड़ी के लिए तैयार करने का हिस्सा था। उसका पहनावा, बोलचाल, हाव भाव, सब कुछ इस तरह तय किया गया कि वो एक सामान्य समर्थक की तरह दिखे, कोई ऐसा चेहरा जिसे भीड़ में कोई ना पहचाने और जिसे सुरक्षा बलों को रोकने का कोई कारण न मिले। जहां तक विस्फोटक उपकरण की बात है, इतिहास सिर्फ इतना बताता है कि ये एक उच्च धारिता वाला, बेल्ट के रूप में पहना जाने वाला, नजदीकी संपर्क पर सक्रिय होने वाला विस्फोटक था, जिसका मकसद दूर से नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि लक्ष्य के साथ अत्यंत नजदीक जाकर अधिकतम प्रभाव पैदा करना था। इसके निर्माण और संचालन की तकनीकी प्रक्रिया कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई और किसी भी जिम्मेदार डॉक्यूमेंट्री में इसे केवल एक गुप्त, खतरनाक और प्रतिबंधित हथियार के रूप में ही उल्लेखित किया जाता है। योजना बेहद सटीक चरणों में बटी हुई थी। भारत में प्रवेश, पहचान छुपाना, टीम को छोटे छोटे समूहों में बांटना और अंत में वो अंतिम संपर्क क्षण जहां कुछ सेकंडों का फासला इतिहास बदल सकता था। हर कदम पर यह पूरा नेटवर्क बिना निशान छोड़े आगे बढ़ता रहा। न कोई अनावश्यक बातचीत, न कोई संदिग्ध गतिविधि। शिवरासन सबकी हर हरकत पर नजर रखता था और प्रभाकरण तक सिर्फ वही जानकारी पहुंचती थी जो मिशन के लिए आवश्यक थी। इस पूरी साजिश के बीच एक अजीब खामोशी थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भावनात्मक उबाल नहीं, सब कुछ मशीन की तरह ठंडा और सटीक। यही इस ऑपरेशन को भयावह बनाता था। एक ऐसा मिशन जो नफरत से नहीं बल्कि एक संगठित सैन्य रणनीति की तरह आगे बढ़ रहा था। और इस मशीन के केंद्र में बैठा था शिवरासन, जिसकी योजना धीरे धीरे राजीव गांधी के जीवन की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें उस अंतिम रात की ओर खींच रहा था। हमले से पहले के दिनों में हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। साजिश पूरी तरह तैयार थी, लेकिन शिवरासन को मालूम था कि एक छोटी सी चूक भी पूरे मिशन को धराशाही कर सकती है। इसलिए उसने सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू किया, ट्रायल रन। यह अभ्यास उन रैलियों में किया जाने वाला था जहां भीड़ ज्यादा हो, नेता लोगों के नजदीक आए और सुरक्षा व्यवस्था उतनी सख्त ना हो जितनी होनी चाहिए। यह अभ्यास था भीड़ को पढ़ने का, सुरक्षा की कमजोरियों को पहचानने का और यह परखने का कि धनु जैसी एक साधारण दिखने वाली लड़की भीड़ में बिना शक के कितनी आगे जा सकती है। पहला परीक्षण था मरीना बीच की एक बड़ी रैली। समुद्र की लहरों और झंडों की गूंज के बीच हजारों लोग उमड़ रहे थे। वहां किसी का भी चेहरा याद नहीं रहता, कोई भी किसी को देख नहीं पाता, और यही इस जगह को साजिश के लिए आदर्श बनाता था। धनु भीड़ में खुल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिवरासन ने उसे सिखाया था।
उसके कदम धीमे और संयमित थे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, हाथ में फूलों की माला। वो बिना किसी रुकावट की सुरक्षा घेरा पार कर गई। न कोई पूछताछ, न कोई शक भरी नजर। वो नेता के मंच के बेहद करीब तक पहुंच गई और उसी क्षण शिवरासन, जो दूर से सब देख रहा था, समझ गया कि सुरक्षा तंत्र में बड़ी खामियां हैं, खामियां जिनका वे आसानी से फायदा उठा सकते हैं। दूसरा परीक्षण एक और राजनीतिक रैली में हुआ, इस बार वीपी सिंह की सभा में। यह रैली अपेक्षाकृत शांत थी, लेकिन भीड़ में नेता तक पहुंचने के मौके ज्यादा थे। धनु ने वही प्रक्रिया दोहराई, धीरे धीरे आगे बढ़ना, सुरक्षा की आंखों में आंखें न डालना और समर्थक की तरह दिखना। सुरक्षा कर्मियों का ध्यान कहीं और लगा हुआ था और वे इतना व्यस्त थे कि हार आने जाने वाले को परखना संभव ही नहीं था। धनु फिर से नेता के बेहद करीब पहुंच गई और एक बार फिर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि वो कौन है और क्यों आई है। इन दोनों ट्रायल्स ने शिवरासन को वो आत्मविश्वास दिया जिसकी उसे तलाश थी। उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि भारत में राजनीतिक रैलियों की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ढीली है। भीड़ में आए हर चेहरों की जांच संभव नहीं और महिला होने का फायदा लेते हुए धनु आसानी से सुरक्षा की सबसे भीतरी परतों तक प्रवेश कर सकती है। यह समझ उनके मिशन की रीढ़ बन गई। शक्ति नहीं, बल्कि भीड़ और अव्यवस्था का उपयोग, यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। इन रिहर्सल्स ने टीम को सिखाया कि कब धीमे चलना है, कब रुकना है, कब मुस्कुराना है और कब भीड़ के शोर में खुद को अदृश्य कर देना है। शिवरासन ने हर छोटा सा विवरण नोट किया, सुरक्षा कर्मियों का शिफ्ट बदलना, किन जगहों पर मेटल डिटेक्टर नहीं उपयोग किए जाते, कौन से रास्ते बिना जांच के खुला रहते हैं और भीड़ के कौन से हिस्से में नेता सबसे ज्यादा नजदीक आते हैं। इतना लंबा अभ्यास केवल एक बात साबित करता था, हमला अचानक नहीं बल्कि पूरी तरह परखा हुआ और योजनाबद्ध होने वाला था। रात दर रात हर रैली के बाद शिवरासन अपनी टीम को समझाता, कहां गलती हुई, कहां बेहतर किया जा सकता था और असली दिन पर क्या बिल्कुल नहीं चूकना है। धीरे धीरे ये टुकड़ियां एक सिलसिले में बदलने लगीं, जैसे किसी हिंसक नाटक की रिहर्सल जिसका अंतिम प्रदर्शन आने वाली रात को होना था। विस्फोट की रात के बाद पूरा देश सदमे में था और घटनास्थल पर सिर्फ धुआं, धूल और अफरा तफरी बची थी। लेकिन उसी अराजकता के बीच जमीन पर एक चीज चुपचाप पड़ी थी, एक कैमरा। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यह कैमरा इस पूरी साजिश का सबसे ताकतवर गवाह बनने वाला है। यह कैमरा था हरि बाबू का, वो स्थानीय फोटोग्राफर जो रैली कवरेज के लिए आया था और आखिरी तस्वीर लेते ही विस्फोट में मारा गया। जैसे ही जांच एसआईटी को सौंपी गई, अधिकारी घटनास्थल पर मिली हर चीज को खंगालने लगे। टूटे हुए कांच, जले हुए कपड़े, खून से सनी चप्पलें। इन बिखरे हुए टुकड़ों में कहीं न कहीं साजिश का सूत्र छिपा था। जब हरि बाबू का कैमरा खोला गया, उसके अंदर की फिल्म ने सबको रोक दिया। फिल्म में दर्ज तस्वीरें विस्फोट से सिर्फ कुछ सेकंड पहले की थीं, इतनी ताजा कि ऐसा लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो। एक तस्वीर में धनु झुककर राजीव गांधी के पैरों को छू रही थी, दूसरी में उसके साथ भीड़ के कुछ चेहरे थे, कुछ चेहरे जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। इन्हीं चेहरों में शिवरासन और शुभा भी मौजूद थे, जो भीड़ में सहजता से खड़े थे, जैसे वहां सिर्फ एक सामान्य समर्थक की तरह आए हों। कैमरे की हर नई तस्वीर के साथ जैसे साजिश की परतें एक एक करके खुलने लगी। एसआईटी ने तस्वीरों को बड़ा किया, चेहरों के एंगल बदले और कुछ ही दिनों में भारत के कई शहरों में छापे मारने शुरू कर दिए। हर घर, हर खाना, हर संदिग्ध संपर्क, सबकी जांच होने लगी। धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि कई महीनों का एक सुव्यवस्थित नेटवर्क था। किराए के घर, नकली पहचान, गुप्त मुलाकातें, सब एक जाल की तरह जुड़ने लगे। जैसे जैसे घेरा तंग होता गया, शिवरासन और शुभा भूमिगत हो गए। पुलिस हर तरफ तलाश कर रही थी, तमिलनाडु के जंगलों में, शहर की झुग्गियों में, समुद्र किनारे के इलाकों में। दोनों को पकड़ने की कोशिशें तेज होती जा रही थीं। हर दिन अखबार शीर्षक बना रहे थे, शिवरासन की तलाश तेज, आतंकी शहर के पास छिपा होने की आशंका, जांच एसआईटी के हाथ निर्णायक सबूत लगे। आखिरकार एक दिन पुलिस ने बेंगलोर के घर की जानकारी हासिल की, जहां दोनों छिपे हुए थे। पूरा इलाका घेर लिया गया। दरवाजा तोड़ने की तैयारी होती उससे पहले ही घर के अंदर से हलचल सुनाई दी। पुलिस ने अंदर घुसा, लेकिन देर हो चुकी थी। कमरे में शिवरासन और शुभा निर्जीव पड़े थे। उनकी पहचान उनके पास मिली वस्तुओं से हुई। दोनों ने वही किया जो एलटीटी का आखिरी नियम था, पकड़े जाने से पहले साइनाइड निगल लेना। कमरा शांत था, पर दीवारों के भीतर एक पूरी साजिश दम तोड़ चुकी थी। यह आत्महत्या थी या निराशा? शायद दोनों। उनकी मौत ने कई सवालों को बिना जवाब छोड़ दिया, लेकिन साथ ही एसआईटी को इतने सुराग दे दिए कि पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। हरि बाबू के कैमरे से शुरू हुई जांच ने अंत में यही साबित किया
कभी कभी इतिहास को बदलने वाली कहानी एक तस्वीर में कैद हो जाती है, और ये कैमरा जो उस रात भीड़ में सिर्फ अपना काम कर रहा था, बाद में वो चाबी बना जिसने मौत के इस रहस्य का ताला खोल दिया। धुआं छट चुका था, जांच पूरी हो चुकी थी, दोषियों को पकड़ भी लिया गया था। लेकिन असली सवाल तब सामने आया जब देश ने यह जानना चाहा कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई कैसे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सरकार ने एक के बाद एक समितियां बनाई, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसमें तथ्यों, राजनीति और आरोपों का तूफान एक दूसरे से टकराने लगा। सबसे पहले आया जस्टिस वर्मा आयोग। उन्होंने सैकड़ों गवाहों के बयान सुने, पुलिस अधिकारियों के रिकॉर्ड खंगाले और उस रात की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से विश्लेषण किया। उनकी रिपोर्ट किसी विस्फोट से कम नहीं थी। आयोग ने साफ लिखा कि राजीव गांधी को अनावश्यक रूप से खुले और जोखिमपूर्ण माहौल में ले जाया गया था। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की भारी कमी थी। कुछ अधिकारियों ने चेतावनी भी दी थी कि रैली स्थल पर्याप्त सुरक्षित नहीं है, लेकिन इन्हें अनदेखा किया गया। वर्मा आयोग ने यह भी बताया कि वीआईपी सुरक्षा एक तरह से औपचारिकता बनकर रह गई थी, एक ऐसी औपचारिकता जिसने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जान ले ली। लेकिन विवादों की असली आंधी तब उठी जब जैन आयोग की रिपोर्ट आई। यह आयोग लगभग 8 साल तक चला और इसके निष्कर्ष वर्मा आयोग से कहीं ज्यादा विस्फोटक थे। जांच के दौरान कई ऐसे आरोप सामने आए जिनसे राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया। आयोग ने यह सवाल उठाया कि क्यों कुछ महत्वपूर्ण खुफिया इनपुट को आगे नहीं बढ़ाया गया, क्यों कुछ फाइलें गायब कर दी गईं और क्यों कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के एलटीटीई से जुड़े संभावित संपर्कों की पर्याप्त जांच नहीं की गई। इसी क्रम में सबसे ज्यादा घमासान मचाने वाले आरोप डीएमके नेता एम करुणानिधि से जुड़े थे। आरोप ये कि उनकी सरकार ने तमिलनाडु में एलटीटीई को सहानुभूति प्रदान की और उनकी गतिविधियों को अनदेखा किया। हालांकि ये आरोप अदालत में साबित नहीं हुए, लेकिन राजनीतिक स्तर पर उन्होंने गहरा ध्रुवीकरण पैदा किया। जैन आयोग ने विवादित ढंग से आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक शक्ति केंद्र माने जाने वाले चंद्रा स्वामी का नाम भी उल्लेख किया। कहा गया कि वो कुछ संदिग्ध विदेशी संपर्कों के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करते थे। इन आरोपों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन उनका राजनीतिक असर जबरदस्त था। संसद में हंगामा होता रहा, टीवी बहसें गरमाती रहीं और विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाता रहा कि पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। कई गवाहों ने यह भी दावा किया कि कुछ महत्वपूर्ण सबूत जैसे फोटोग्राफ, दस्तावेज और कॉल रिकॉर्ड जांच के शुरुआती दिनों में ही लापता हो गए। क्या यह लापरवाही थी या किसी ने जानबूझकर सबूत नष्ट किए? आयोग इस पर अंतिम रूप से कुछ नहीं कह पाया, लेकिन संदेह का बादल हमेशा के लिए मंडराता रहा। दोनों आयोगों का नतीजा यह था कि हत्या केवल एक आतंकवादी साजिश नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसमें सुरक्षा की कई परतें छेदों से भरी थीं। राजनीतिक टकरावों ने जांच को उलझाया और कुछ असहज प्रश्नों का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। सालों बीत गए, लेकिन इन रिपोर्टों ने यह साफ कर दिया कि राजीव गांधी की मौत सिर्फ एक विस्फोट नहीं थी, ये एक पूरी व्यवस्था की विफलता थी, एक चेतावनी थी कि जब राजनीति और सुरक्षा टकराते हैं तो परिणाम इतिहास को बदल देता है। हत्या की गूंज थमने में सालों लग गए, लेकिन अदालत में उसकी परछाई और भी लंबी होती चली गई। जैसे ही जांच पूरी हुई, केस विशेष अदालत में पहुंचा और वहां शुरू हुआ एक ऐसा मुकदमा जो भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे जटिल और भावनात्मक मुकदमों में से एक बन गया। अदालत में एलटीटीई के एजेंटों के कबूरनामे, एसआईटी की तस्वीरें, हरि बाबू का कैमरा, फॉरेंसिक रिपोर्टें सब एक एक करके रखी गईं। देश सांसें रोके देख रहा था कि आखिर इस साजिश को अंजाम देने वालों को कैसी सजा मिलेगी। 1998 में ट्रायल कोर्ट ने 26 आरोपियों को दोषी माना और उनमें से 7 को मौत की सजा सुनाई। यह फैसला जितना कठोर था उतना ही विवादित भी। अदालत ने कहा कि साजिश इतनी बर्बर और सुनियोजित थी कि कोई भी नरमी मानवता के खिलाफ होगी। दोषियों के चेहरे पर उस फैसले के बाद एक अजीब सन्नाटा था। कुछ टूट चुके थे, कुछ अब भी चुप थे और कुछ अपनी नियति को पहले ही स्वीकार कर चुके थे। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया।
1999 में सुप्रीम कोर्ट ने साजिश को पूरी तरह पुष्ट किया, लेकिन मौत की सजा को 7 में से 4 दोषियों तक सीमित कर दिया। 3 अन्य को उम्र कैद में बदल दिया गया। अदालत ने माना कि इनमें से कुछ लोग मुख्य योजनाकार नहीं थे, केवल नेटवर्क का हिस्सा थे। फिर भी कानून ने उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा और लोकतंत्र पर हमले का भागीदार माना। कानूनी जंग के इन वर्षों में एक और दिलचस्प मोड़ आया। दोषियों के प्रति जन भावना धीरे धीरे बदलने लगी। तमिलनाडु की राजनीति, मानवाधिकार संगठन और सामाजिक समूहों ने कहना शुरू किया कि दोषियों ने दशकों जेल में बिता दिए हैं और अब उन्हें रिहा कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि वे अपराध के निम्न स्तर के सहभागी थे। वहीं कई लोग अब भी मानते हैं कि राजीव गांधी जैसे नेता की हत्या की सजा कभी पूरी नहीं हो सकती। 2014 में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की। ये मुद्दा तुरंत ही राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया। क्या एक राज्य सरकार इतनी गंभीर आतंकवादी घटना के दोषियों को रिहा कर सकती है? मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सालों तक सुनवाई हुई, फाइलें पलटी गईं, तर्क दिए गए, राजनीति फिर से गर्म हुई। आखिरकार नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सभी बचे हुए दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि वे 30 से अधिक वर्षों से जेल में हैं, उनका आचरण जेल में अच्छा रहा है और तमिलनाडु सरकार की सिफारिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत के इस फैसले के साथ 3 दशक पुरानी सबसे जटिल न्यायिक यात्रा का अंत हो गया। उनकी रिहाई पर देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ के लिए यह न्याय का विस्तार था, तो कुछ के लिए ये एक दर्दनाक स्मृति पर मरहम लगाने से पहले ही घाव खोलने जैसा था। लेकिन एक बात साफ थी कि कानून ने अपना रास्ता तय कर लिया था, चाहे वो भावनाओं के खिलाफ ही क्यों न गया हो। 30 साल पहले हुआ विस्फोट सिर्फ एक नेता को नहीं, बल्कि भारत की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और न्याय प्रणाली को हमेशा के लिए बदल गया था। और ये आखिरी फैसला उस पूरे संघर्ष का अंतिम अध्याय था। एक ऐसा अध्याय जो बंद तो हो गया, लेकिन जिसकी गूंज इतिहास में हमेशा सुनाई देती रहेगी। राजीव गांधी की हत्या से ठीक 7 साल पहले भारत की एक और ऐतिहासिक त्रासदी हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या। उस दिन क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार था और कैसे पूरे देश की सांसें थम गई थीं, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध इंदिरा गांधी असैसिनेशन वाली पूरी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें।